हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में बांकेलाल सीरीज़ का अगला कॉमिक विशेषांक, मैं भी बांकेलाल। संजय गुप्ता पेश करते हैं हास्य सम्राट बांकेलाल का हास्य कॉमिक विशेषांक, मैं भी बांकेलाल। बचपन में बांकेलाल ने शंकर भगवान के साथ की शरारत। शंकर भगवान ने बांकेलाल को दिया दंड। फलस्वरूप बांकेलाल जिसका भी बुरा करता है उसका होता है भला। विशालगढ़ आने के बाद बांकेलाल राजा विक्रम सिंह का विशेष सलाहकार बन गया, किंतु उसकी निगाहें हर समय विशालगढ़ के राज सिंहासन पर ही लगी रही। राज्य की ओर से सवारी काटने के लिए उसे एक समझदार घोड़ा दिया गया जिसका नाम है चेतक। आज का दिन चेतक के लिए बड़ा भाग्यशाली था। अरे चेतक, तू रुक क्यों गया? घोड़ी के हिनहिनाने की आवाज़ नहीं सुनी क्या? घोड़ी निकट ही मौजूद थी। देखते ही देखते घोड़ा घोड़ी एक दूसरे की बाहों में समा गए। भैया चेतक, मैं तो आवाज़ से ही तुझे पहचान गया था, मेरी बहना चेतकी। तू दूसरे शहर से कब लौटी? तू अच्छी तो है ना? तेरा मालिक तुझे पीटता तो नहीं? बिल्कुल भी नहीं, ये तो मुझे अपनी पुत्री समान समझता है। आजकल ये मेरे लिए उचित वर्ग की खोज कर रहा है ताकि मेरे खुर पीले कर सके। क्या सच? ये तो प्रसन्नता की बात है। भाई तुम कौन हो और ये हमारे घोड़ों को अचानक क्या हो गया? ये तो यहाँ से हटने का नाम ही नहीं ले रहे। सबसे पहली बात तो ये कि मेरे वाला घोड़ा नहीं घोड़ी है, इसका नाम है चेतकी। और तुम्हारा वाला घोड़ा चेतक, इसका सागा भाई है। चेतक को बचपन में मैंने ही महाराज के सुपुर्द किया था। आज अचानक एक दूसरे को सामने पाकर इनकी घोड़ा इंद्रियां सक्रिय हुई और इन्होंने एक दूसरे को पहचान लिया। देखो दोनों कितने प्रसन्न हैं। चेतक से पहले बादशाह को भी मैंने ही महाराज को सौंपा था। ओह, तो ये है वो घोड़ा व्यापारी। चेतक से पहले मेरे पास बादशाह ही था, जिसने ना जाने कितनी दफ़ा मुझे अपनी पीठ से गिराकर न जाने कितनी बार मेरी हड्डियां चटकाई। आज इस घोड़ा व्यापारी से सारे बदले एक साथ लेने का अवसर मुझे मिला है, जिसे मैं छोड़ूंगा नहीं। सटाक ही खटाक। अच्छा भैया चेतक, मेरा स्वामी मुझे एंड लगाकर चलने का संकेत कर रहा है, फिर मिलेंगे। ठहरो, रुको। अरे मैं रुकी तो हुई थी, फिर मुझे एंड क्यों लगाई? भैया से ठीक से मिलने भी नहीं दिया। घोड़ा व्यापारी वापस बाकेलाल के पास पहुंचा। बाकेलाल, अगर तुम घोड़ी को एंड ना लगाते तो वो तीर मेरे प्राण ले लेता। मगर वो तीर आखिर किसने और तुम पर क्यों चलाया? मैंने तो जोरदार एंड बदला लेने के लिए लगाई थी, ताकि घोड़ी तेज़ दौड़कर इसे अपनी पीठ से गिरा दे। वो देखो, वो भी मेरी तरह अच्छी नस्ल के घोड़ों का व्यापारी है, किंतु व्यापार में मुझसे प्रतिद्वंद्विता रखता है। उसे तीर चलाते देख गश्ती सैनिकों ने रंगे हाथों पकड़ लिया है। बाकेलाल, तुमने मेरी जान बचाई है, इसलिए मैं कल तुम्हारे लिए एक अच्छी नस्ल का घोड़ा राजमहल में भेज दूंगा। इसके भेजे बादशाह और चेतक क्या काम है? एक और खुराफाती घोड़ा। भला हो सिद्ध पुरुष संकट समाधानाचार्य का, जिन्होंने वक्त रहते मुझे तुम्हारे हाथों अपना भला करवाने की सलाह दी। अच्छा, तो अब मैं चलता हूँ। चल रही चेतकी? ये घोड़ा व्यापारी क्या कह रहा था? अच्छा भैया चेतक, मेरे विवाह पर अवश्य आना। अवश्य आऊँगा चेतकी। भला उसको सिद्ध पुरुष संकट समाधानाचार्य ने मेरे हाथों अपना भला करवाने को क्यों भेजा? कौन है वो सिद्ध पुरुष? बाकेलाल को किसी ने पुकारा था। बाकेलाल जी, बाकेलाल जी। बाकेलाल जी, क्या आप तुरंत मेरे साथ खेत पर चल सकते हैं? मगर क्यों? पहले चलो तो सही, फिर बताता हूँ। ये मुझे खेत पर क्यों ले जा रहा है? शीघ्र ही वह व्यक्ति बाकेलाल को लेकर अपने खेत पर पहुंचा। तुम मुझे यहाँ पर क्यों लाए हो? बताता हूँ, यही बताने तो यहाँ पर लाया हूँ। बाकेलाल जी, ये देखिए, ये तो स्वर्ण मुद्राएँ हैं। ये तो हमारे पास कहाँ से आई? इस कुएं से बाकेलाल जी। आज प्रातः जब मैंने कुएं से पानी निकालने के लिए बाल्टी बाहर खींची तो पानी के साथ ही उसमें ढेर सारी स्वर्ण मुद्राएँ भी भरी थी। मैंने तुरंत इस बात की सूचना आपको दे देना उचित समझा, क्योंकि अगर कुएं में और स्वर्ण मुद्राएँ हैं तो उन पर राजा का अधिकार होना चाहिए, क्योंकि मेरी निर्धनता के कारण ये खेत मुझे महाराज ने ही दिया था। मुझे तुम्हारी स्वर्ण मुद्राओं वाली बात पर भरोसा नहीं हो रहा, किंतु मैं आपसे झूठ भी क्यों बोलूँगा? नहीं, मेरी बात का ये अर्थ कदापि नहीं था। मैं चाहता हूँ कि तुम कुएं के पास जाओ और एक बार फिर से बाल्टी कुएं में डालकर बाहर खींचो। अगर स्वर्ण मुद्राएँ निकली तो तब मैं इस कुएं को राज अधिकार में ले लूँगा, जैसी आपकी आज्ञा। फिर किसान जैसे ही कुएं से पानी निकालने को कुएं में झुका, चल बेटा तू कुएं के अंदर, धक्का आ। क्योंकि अगर तेरी बात सच है तो फिर तू इस बात का ढिढोरा ज़रूर पीटेगा और तब कुएं में पड़ा खजाना मेरे हाथ से निकल जाएगा। छपा। तेरे डूबने के बाद अब कुएं में पड़ा सारा खजाना मेरा हो गया। हा हा। बाकेलाल ने बाल्टी कुएं में डालकर बाहर खींचनी आरंभ की। लेकिन ये क्या? अरे तुम? हाँ मैं। ये खजाना कुएं का भूत का था।
उसकी शर्त के मुताबिक ये मुझे तभी मिलना था जबकि कोई मुझे लात मारकर कुएं में फेंक दे और फिर खुद ही बाहर भी निकाले। ऐसा करने से इस कुएं से कई बरसों से शाप भुगत रहे भूत को मुक्ति मिल जानी थी। और मुझे खजाना ही वो देखो, भूत को मुक्ति मिल गई, वो स्वर्गलोक को जा रहा है। मेरे लोप होते ही सारा खजाना तुम्हें मिल जाएगा किसान, जय भगवान। बेड़ा गर्क। बाकेलाल, तेरी सूरत देखकर मुझे बड़ा आनंद आ रहा है। खजाने का पहाड़ देखकर बाकेलाल की आगे फटी की फटी रह गई थी। ये तो अली बाबा के खजाने से भी बड़ा खजाना है जो कि मेरे हाथ आते आते रह गया। अब तो मैं इस किसान को भी दोबारा उठाकर कुएं में नहीं फेंक सकता, क्योंकि खजाने की चकाचौंध देखकर गश्ती सैनिक बड़ी संख्या में इधर आ रहे हैं। खजाना अपने अधिकार में ले लो। अब तो मैं राजा विक्रम सिंह के भी अधिक धन वाला हो गया। खजाना चूंकि किसान के खेत से किसान की अक्लमंदी से निकला था, इसलिए उसको भी खजाने का एक बड़ा हिस्सा प्राप्त हुआ। बाकेलाल जी, आज आपके कारण मैं धनवान हो गया। कृपया एक छोटी सी भेंट स्वीकार करें। खजाने का विशाल पहाड़ मेरे हाथों से निकल गया और हाथ लगी ये छोटी सी थैली। लानत है बाकेलाल तेरे भाग्य पर। भला हो इस सिद्ध पुरुष संकट समाधानाचार्य का, जिनके कहने पर बाकेलाल के हाथों मेरा भला हुआ। इसे भी सिद्ध पुरुष ने मेरे पास भेजा था। आखिर ये सिद्ध पुरुष है कौन? बाकेलाल अभी कुछ ही आगे बढ़ा होगा कि उसका रास्ता कुछ अन्य नागरिकों ने रोक लिया। बाकेलाल जी ठहरिए, हमारी समस्या का समाधान आप ही कर सकते हैं। हम सबको रात एक अजीब सपना आया कि अगर आंख खोलते ही हम कोई तमाशा देखेंगे तो उससे हमें भी लाभ होगा और पूरे विशालगढ़ को भी। तो क्या तुम लोग ये चाहते हो कि मैं तुम लोगों को डुगडुगी बजाकर बंदर बंदरियों का तमाशा दिखाऊं? हमारा ये अर्थ नहीं है बाकेलाल जी। वास्तव में हम ये नहीं समझ पा रहे कि हम कौन सा तमाशा देखें। विशालगढ़ में आज कोई मदारी भी दिखाई नहीं पड़ रहा। कृपया मार्गदर्शन करें। तमाशा तो घर फूंक कर भी देखा जाता है। घर फूंक कर तमाशा देखने की तो कहावत भी है। चलो भाई चलो, घर फूकें। अपने बीवी बच्चों व कीमती सामानों को बाहर निकालकर लोगों ने अपने अपने घरों में आग लगा दी। अरे, इन्होंने तो सचमुच ही अपने घर फूंक डाले। तमाशा देखते हुए ताली भी बजाओ, अन्यथा ये नहीं लगेगा कि हम तमाशा देख रहे हैं। बाकेलाल बच्चू, अब यहाँ से खिसक ले, क्योंकि जब घर फूंक कर तमाशा देखने के बाद इनको कोई भला नहीं होगा तो ये तुझे भी उठाकर इसी आंख में झोंक देंगे। बाकेलाल जी ठहरिए, आप कहाँ जा रहे हैं? अरे वो देखो, आग आग बचाओ, आग आग। ये तो कुप्रसिद्ध डाकू छुपपन है। हाँ, जिसने आसपास के कई राज्यों में उत्पात व आतंक मचा रखा है। ये अपने दल के डाकुओं सहित लोगों के घरों में जाकर छुप जाता है और फिर अवसर पाते ही धावा बोलकर घरों को लूट और मारकाट मचाकर चला जाता है। बाप रे, इतना खतरनाक डाकू आज हमारे घरों में छुपा बैठा था। मारो इन डाकुओं को। उनको मारने की कोई आवश्यकता नहीं, वो तो खुद ही जलकर मर रहे हैं। बचाओ आ। बाकेलाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपने हमें घर फूंक तमाशा देखने का मशवरा दिया। अगर मुझे पता होता कि घरों में डाकू छुपा बैठा है तो मैं कभी भी इन कमबख्तों को ऐसा मशवरा नहीं देता। फिर जैसे ही ये समाचार राजा विक्रम सिंह तक पहुंचा, महामंत्री तुरंत उन लोगों को नए घर बनवा कर दूँ और डाकू छुपपन को पकड़ने का सारा पुरस्कार भी लोगों में वितरित कर दूँ। बाकेलाल की भी खूब आवभगत हुई। बाकेलाल जी खूब पेट भर कर खाइए, आपकी बदौलत पुरस्कार में हमें खूब दौलत मिली है। लौनत है ऐसे भोजन पर। भोजन के पश्चात जब बाकेलाल चलने लगा तो भला हो उस सिद्ध पुरुष संकट समाधानाचार्य का, जिसने हमारा भला करने के लिए हमें बाकेलाल जी के पास भेजा। यहाँ भी सिद्ध पुरुष संकट समाधानाचार्य है। अब तो इस मनुष्य सिद्ध पुरुष से मिलना ही पड़ेगा। अरे भाई सुनो, यह सिद्ध पुरुष संकट समाधानाचार्य मुझे कहाँ पर मिलेगा? नगर के बाहर पीपल के वृक्ष के नीचे। बाकेलाल घोड़ा दौड़ाता हुआ पीपल के वृक्ष के निकट पहुंचा। वो रहा धूर्त पाखंडी, किंतु अगर मैं घोड़े पर सवार होकर उसके सामने पहुंचा और उसका कोई अहित किया तो क्रोध में आकर वो मेरा ही अहित कर सकता है। मन ही मन ये निश्चय करके बाकेलाल सिद्ध पुरुष की ओर बढ़ाई था कि हे पीपल देव पीपला, मोक्ष प्रदान करने के लिए अभी मुझे कितने और लोगों का भला करना होगा। भलाई की कोई ताह नहीं होती वत्स। एक कहावत है, नेकी कर कुएं में डाल। नेकी करके उसका ढोल पीटने वाले के पुण्य पाप में परिवर्तित हो जाते हैं। तूने अपनी नेकी का ढोल मेरे आगे पीटा है। आज के दिन तुझे इस बात का ध्यान रखना होगा कि तू किसी के द्वारा पीटा या मारा ना जाए, अन्यथा तेरे हाथों या तेरे मशवरे के कारण जिसका भी भला हुआ होगा उसको भी उस पिटाई या मार की पीड़ा झेलनी होगी। और आज के दिन तू किसी का हित भी नहीं कर पाएगा, अन्यथा तुझे पछताना होगा। तो ये बात है। बाकेलाल ने तोड़ी एक मोटी टहनी। कड़ाक आई शामत संकट समाधानाचार्य की। तड़ाक क्षमा करें सिद्ध पुरुष संकट समाधानाचार्य, न जाने क्यों मेरे हाथ आपकी पिटाई को मचल रहे हैं। कौन हो तुम? मुझे क्यों पीट रहे हो? मेरा नाम बाकेलाल है।
मुझे पता चला है कि यदि आज तुम्हारी किसी वृक्ष के मोटे तने से पिटाई की जाए तो तुम्हारा भला होगा, इसलिए मैं तुम्हारी पिटाई करने चला आया। तड़ाक! उधर कई नगरवासी, हमें कोई अज्ञात शक्ति पीट रही है। तड़ाक था। हमें वापस संकट समाधानाचार्य की शरण में जाना चाहिए। संकट समाधानाचार्य के पास इस संकट का कोई समाधान नहीं था। बाकेलाल, बस कर और मत पीट, अन्यथा मुझे क्रोध आ गया तो तुझे श्राप दे दूंगा। श्राप कैसे देगा? आज तो किसी का हित नहीं कर सकता। अरे लकड़ी टूट गई। मैं कहता हूँ मान जा बाकेलाल, अन्यथा मुझे क्रोध आ गया तो मैं अपना आगा पीछा भी नहीं देखूंगा और तुझे भयानक दंड दूंगा। लकड़ी टूट गई मगर पिटाई तो लात घूसों से भी होती है। ये मरेगा, आज ये ज़रूर मरेगा। बाकेलाल, मेरे इनकार करने पर भी ना रुक कर तू जले पर नमक छिड़क रहा है, अंजाम भयानक होगा। अबे जा, मैं तुझसे नहीं डरता, आखिरी मुक्का जड़ लूँ फिर चला जाऊंगा। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। दुष्ट बाकेलाल, मैंने तो सुना था कि तू एक भला इंसान है और हमेशा लोगों के परोपकार के विषय में ही सोचता है, इसलिए मैंने कुछ लोगों को तेरे पास भेज दिया था ताकि तेरे हाथों उनका भला हो जाए और उनका फल मेरे खाते में जमा हो जाए। किंतु तू तो बहुत दुष्ट प्राणी है, तेरे जैसा बुरा इंसान दूसरा कोई ना होगा। किंतु इसमें तेरा कोई दोष नहीं, वास्तव में तू बुराई पर नहीं, बुराई तुझ पर हावी है। बाके बेटा, ये तो घोड़े की तरह बिदक रहा है, तू खिसक ले बेटा। बाके जाता कहाँ है? मैं तुझ पर हावी तेरी बुराई को तुझसे अलग कर दूंगा। आज के बाद तू लोगों का भला ही करेगा। ये मुझे क्या हो रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे कोई मुझे नोच रहा है, मगर कोई नोचता हुआ दिखाई तो नहीं पड़ रहा। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे शरीर में से कुछ खिंच रहा है। बाकेलाल का अनुमान बिल्कुल सही था। फचाक! अरे ये क्या? मैं तो वहाँ खड़ा हूँ। मगर मैं तो यहाँ खड़ा हूँ, किंतु मैं खड़ा तो वहाँ पर भी हूँ। ओह, ये क्या हो गया? मैं तो केवल बाकेलाल की बुराई को उसके भीतर से निकालना चाहता था, किंतु यहाँ तो पूरा का पूरा एक और बाकेलाल ही उसके शरीर से बाहर निकल आया। क्यों रे, आंखें फाड़ फाड़ कर क्या देख रहा है? पहले कभी बाकेलाल को नहीं देखा क्या? था। और तू तो मुझे ऐसे देख रहा है जैसे पहचाना नहीं। मैं भी बाकेलाल हूँ। मगर तू मुझे तू भी बाकेलाल कैसे हो सकता है? बाकेलाल तो मैं हूँ। बाकेलाल, मैं समझ गया, किसी भी इंसान में उसके दो रूप होते हैं, एक अच्छा एक बुरा। मैं तुम्हारे अंदर बैठी बुराई को दूर करना चाहता था, मगर बुराई के रूप में एक और बाकेलाल ने पैदा होकर गड़बड़ कर दी। वो मारा कम वक़्त, तेरे कारण ही मैं जो भी योजना षड्यंत्र बनाता था वो विफल हो जाती थी और मैं राजा बनते बनते रह जाता था। मैं करता था बुरा और हो जाता था उसका भला, मगर अब ऐसा नहीं होगा। अब मैं जिसका भी बुरा करूँगा उसका बुरा ही होगा, क्योंकि मैं तेरा बुरा रूप हूँ। अब मुझे विशालगढ़ का राजा बनने से कोई नहीं रोक सकता। नहीं, विशालगढ़ का राजा तो मैं भी बनना चाहता हूँ, और अगर सारी शराफत मेरे रूप में छूट गई है तो फिर मैं राजा कैसे बन पाऊँगा? राजा के खिलाफ षड्यंत्र कैसे कर पाऊँगा? क्योंकि मेरा षड्यंत्रकारी हिस्सा तो मेरे रूप से अलग हो गया। नहीं, मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगा। हम दोनों मिलकर राजा बनेंगे। राजा तो अब तेरे या मेरे में से एक ही बनेगा, और तू ये भी कान खोलकर सुन ले कि राजा मैं ही बनूंगा। था तुझे तो अब कुतरेंगी दीमक है। था उफ, ये तो दीमकों की बम्बी है। दीमकों के हमले से बचने के लिए बाकेलाल पानी में कूद गया। छपाक! मुझे उसे रोकना ही होगा। उफ, ये दीमकें तो बुरी तरह काट रही हैं। शीघ्र ही दीमकों से छुटकारा पाकर बाकेलाल तालाब से बाहर आया। वो अभी अधिक दूर नहीं गया होगा। मैं तो अभी गया ही नहीं था। मुझे पता था कि तू तालाब से शीघ्र ही बाहर आ जाएगा और फिर सीधा महल पहुंचेगा, मगर अब मैं तुझे इस रस्सी से बांध दूंगा ताकि जंगली जानवर तुझे खा पी कर नक्की करें। अच्छा बाकेलाल, अब मैं चलता हूँ। नहीं, शेर आ गया तो। इधर संकट समाधानाचार्य के पास उन लोगों की भीड़ पहुंच चुकी थी जिनका भला बाकेलाल के हाथों हुआ था। अरे, आपकी ऐसी अवस्था किस प्रकार हुई? और अदृश्य शक्ति द्वारा हमें हमारी रहस्यमय पिटाई का रहस्य आपको बताना ही होगा। तुम्हारी पिटाई का कारण भी वही है जिसके हाथों तुम्हारा भला हुआ। बाकेलाल, बचाओ, कोई है! ये तो बाकेलाल का स्वर है। ये रहा बाकेलाल, ये तो बंधा हुआ है। मुझको खोलो। ऐसे तो सूद दें, ऐसे ही सूद दें, या नहीं नहीं, पहले इसको खोल लो ताकि इस पर चारों तरफ से पढ़ सकें। फिर था लाट। इससे अच्छा तो मुझे शेर को खा जाने देते। इतने भयानक अंदाज में कौन हंस रहा है? भयंकर हंसी वाला प्राणी सामने ही था। अब तू मेरे गडासी की धार का निशाना बनेगा। तेरे रक्त का तिलक करते ही मैं अमर हो जाऊंगा। नहीं, अगर तुमने मेरा सिर धड़ से जुदा कर दिया तो उन सब निर्दोष लोगों का सिर भी धड़ से जुदा हो जाएगा जिनका भला मेरे कहने से बाकी के हाथों हुआ है।
तो उससे मुझे क्या हानि होगी? ही, मैं तो तेरा सिर अवश्य काटूंगा। है, मगर ये क्या, गडासा गर्दन पर चला क्यों नहीं? नहीं। और ये तो मेरे हाथ से छूटकर मेरी गर्दन को ठीक ऐसे ही काट रहा है जैसे लकड़ी को आरी काटती है। अरे, ये चमत्कार किस प्रकार हुआ? कहीं थोड़ी देर पहले तुम्हें किसी ने पीटा तो नहीं था? हाँ, बाकेलाल ने पीटा था, लेकिन मेरी पिटाई से तेरी कटाई का क्या संबंध? संबंध है। मुझे पिटाई देव का शाप मिला हुआ है कि अगर मैंने किसी पिटे हुए व्यक्ति पर प्राणलेवा हमला किया तो वह हमला उल्टे मुझ पर ही होगा। तो फिर होड़ तेरा की होगा। धन्य हो बाकेलाल, अब समझ में आया कि बाकेलाल ने मेरी पिटाई क्यों की। वो तो मेरा भला करना चाहता था और मैंने भलाई का बदला बुराई से दिया। बाकेलाल, हमें क्षमा कर दो। वो सब तो ठीक है, मगर अब मैं ठीक कैसे होऊंगा? उसकी चिंता मत करो बाकेलाल, मैं तुम्हारे साथ हूँ। होड़प्पा दी की हो। बाके का प्रतिरूप बाकेलाल के अंदर समाई बुराई का प्रतीक था। राजा के खिलाफ कोई भी षड्यंत्र बनाने से पूर्व पहले मुझे इस बात की तसल्ली कर लेनी होगी कि मैं जिसका भी बुरा करूंगा उसका बुरा ही होगा। सहसा बाकेलाल ठिठक कर रुक गया। राक्षस गदा मार के हाथों अब तू बचकर नहीं जा सकती। सकती? मगर मैं भी सकता हूँ। मैं तो सकता हूँ, मेरा मतलब तू भले ही राक्षस सही, मगर भाषा का उच्चारण तो ठीक कर। तुझे स्त्रीलिंग और पुरलिंग का भेद तो पता होना ही चाहिए। हिल्ला मत, मैं तेरा कचूमर बना दूंगा। ये तुमने क्या किया? तुम अपने स्थान से क्यों हिले? उड़ा दी ना मक्खी, कितनी मुश्किल से ढूंढा था उसे। अगर तुम अपने स्थान पर खड़े रहते तो तुम्हारी नाक पर बैठी मक्खी का मैं कचूमर बना देता। ओह, तो तुम मक्खी से कह रहे थे? अब तू मुझे 100 मक्खियों का पता बता, वरना मैं तेरा सिर तोड़ता हूँ। पहले ये तो बताओ कि तुम मक्खियों को क्यों मार रहे हो? मेरी आयु बहुत छोटी है। मुझे आयु देव ने यह रहस्य बताया कि यदि मैं 50 लाख मक्खियाँ, 1 करोड़ कीट पतंगे, 50 लाख मेंढक, 25 करोड़ मछलियाँ, 2 करोड़ केकड़े, 5 करोड़ केंचुए, 50 करोड़ कछुए और 20 लाख तितलियों को मार डालूं तो उनकी आयु मुझे लग जाएगी और मेरी आयु लंबी हो जाएगी। लेकिन मैं अभी तक एक मक्खी भी नहीं मार पाया। इस प्रकार तो तेरी जितनी आयु शेष बची है वो सब कीड़े मकोड़े मारती ही गुजर जाएगी। तू मुझे पाटना पड़ा और जल्दी से 100 मक्खियाँ मरवा, अन्यथा मैं तेरी खोपड़ी का कीमा बना डालूंगा। 100 क्या, तू 1000 मक्खियाँ मारेगा? वो देख, वो रहा मक्खियों का छत्ता। वाह, ये तो हजारों हैं। अभी इनको गदा के एक ही प्रहार से टिकाने लगाता हूँ। चलो, मुझे भी पता लग जाएगा कि मैं जिसका बुरा कर रहा हूँ उसका बुरा ही हो रहा है या पहले की तरह भला। राक्षस गदा मारने गदा मक्खियों के मधुमक्खियों के छत्ते पर दे मारी। तड़ाक फचाक, फचाक की आवाज़ तो ऐसा लग रहा है जैसे कई 100 मक्खियाँ एक साथ मर गई हों। वो फचाक की आवाज़ छत्ता टूटने और शायद बिखरने की थी। काटो इसको। ये तो बच्चे काट रही हैं। राक्षस की चीखों के स्वर सुनकर लग रहा है कि इस बार उसका भला नहीं होगा। बचाओ! थोड़ी देर बाद बाकेलाल उस कोटर से बाहर निकला। राक्षस की चीखें हम सुनाई नहीं पड़ रही। अरे, ये चट्टान कुछ देर पहले तो यहाँ नहीं थी। मैं चट्टान नहीं हूँ, राक्षस गदा मारूँ। मक्खियों ने काट काट कर मुझे सुझाकर मेरी यह हालत कर दी है। ओह, मैंने तो तेरे कहने पर ही हज़ारों मक्खियों का पता तुझे बताया था। बाकेलाल, इस हालत में मैं अपना काम कैसे पूरा करूँगा? अगर मैंने अपना काम पूरा नहीं किया तो शीघ्र ही मेरी मृत्यु हो जाएगी। मुझे तुझ पर दया आ रही है गदामार। मैं तुझे एक ऐसा उपाय बता सकता हूँ कि तुझे इतने कीट पतंगों या जीव जंतुओं को मारने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी और तेरा काम भी पूरा हो जाएगा। क्या सच? वो उपाय क्या है? वो उपाय मैं तुझे बता तो दूंगा गदामार, किंतु तुझे मेरा एक काम करना होगा। मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, जान है तो जान है। जल्दी से चल, जल्दी से काम बता। तुझे मुझे मारना होगा। क्या तुझे? हाँ, अगर तू मेरा ये काम करने की हामी भरे तो मैं तुझे दीर्घायु होने का उपाय बताऊँ। ठीक है, मेरा क्या जाता है। यदि तुम मेरे हाथों मरकर प्रसन्न हो तो मैं तुझे मार दूंगा। वैसे भी मैं राक्षस हूँ, आदमी मारना मेरा शौक है। मैं तो अपना काम होने के बाद भी तुझे मार देता। कल करवा चौथ है। इस दिन विवाहित स्त्रियाँ अपने पतियों की दीर्घायु के लिए करवा चौथ का व्रत रखती हैं। करवा चौथ में स्त्रियां फिर रात को चांद देखती हैं और छलनी में अपने पति का थोबड़ा देखकर उसके हाथों अन्न या जल ग्रहण करके अपना व्रत भंग करती हैं और ऐसा करती हुई उनके पति की आयु लंबी हो जाती है। ध्यान से सुन राक्षस गदामार, कल राजा विक्रम सिंह की पत्नी रानी स्वर्णलता भी करवा चौथ का व्रत रखेगी और रात को चांद देखकर छलनी में राजा के दर्शन करेगी। यदि उस समय तू वहाँ पर पहुँचकर राजा के स्थान पर अपनी सूरत यानी रानी स्वर्णलता को छलनी में दिखा दे तो राजा के स्थान पर तेरी आयु लंबी हो जाएगी। ये तो बड़ा आसान तरीका है आयु लंबी करने का। इस प्रकार राजा विक्रम के स्थान पर मेरी आयु लंबी हो जाएगी और राजा की आयु छोटी हो जाएगी, क्योंकि मेरी शेष आयु उसको स्थानांतरित हो जाएगी। स्त्रियों को करवा चौथ की रात्रि चंद्रोदय की बड़ी बेसब्री से प्रतीक्षा रहती। चांद निकल आया।
भूख के मारे मैं तो हिल भी नहीं पा रही। महारानी को सावधानी से बाहर ले चलो। शीघ्र प्रिय, अब शीघ्रता से चंद्र को अर्घ देकर छलनी में मुझे देखो, फिर मैं स्वयं तुम्हारे मुंह में अन्न और जल रखूंगा। दासियों, मुझे कसकर पकड़ कर रखना। प्रिय, क्या मैं तुम्हें छलनी में दिखाई दे रहा हूँ? हाँ, ये क्या, छलनी के पार तो मुझे रोटी दिखाई दे रही है। रोटी? प्रिय, ध्यान से देखो, मैं दिखाई दूंगा। हाँ, अरे अब मुझे दाल और दही का रायता दिखाई दे रहा है। अब मुझे वहाँ पर कभी सेब, कभी केला और कभी अमरूद दिखाई पड़ रहा है। ध्यान से देखो, भूख से दिमाग हटाकर निगाहों में मुझे बसाकर देखो प्रिय। अच्छा महाराज, चेष्टा करती हूँ। अबे जा। हाँ महाराज, अब मुझे आपका चेहरा दिखाई दे रहा है, किंतु ये क्या, आपका चेहरा इतना डरावना कैसे हो गया? छलनी में आपकी असली सूरत दिखाई पड़ रही है क्या? प्रिय, तुमने छलनी में मेरे स्तंभ पर राक्षस का चेहरा देख लिया। तो फेर होड़ तोड़ा की हो महाराज। हे, ओए राजा, तेरा बच गया बाजा, क्योंकि रानी द्वारा छलनी में मेरी सूरत देखते ही मेरी कम आयु तुझे लग गई और तेरी लंबी आयु मुझे लग गई। अपनी तो निकल पड़ी रे। नहीं। सैनिकों, पकड़ लो इसे, मगर पकड़ कर कहाँ रखेंगे? सैनिकों, इसको खत्म कर दो। अब तो मैं तुम्हें खत्म करूंगा। था आ। राजा, तू तो थोड़ी देर में वैसे ही मर जाएगा, क्योंकि मेरी मृत्यु अब तुझे आएगी। दुष्ट, आने दे बाकीलाल को, वो तुझे चुटकियों में मसल डालेगा। बाकीलाल, अब मैं उसे ही खत्म करने जा रहा हूँ। तो मैं कब से कह रहा था महारानी कि जल्दी से मेरी सूरत छलनी में देखकर अपना व्रत भंग करूँ, किंतु तुम्हें तो हर ओर खाना ही खाना दिखाई पड़ रहा था। महाराज, हड़प्पा दिक्की होगा। राक्षस के वहाँ से जाती। बाकीलाल, तुम कहाँ चली गई थी? तुम्हारे पीछे से एक बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। महाराज, आप व्यर्थ की चिंता मत करो, सब कुछ ठीक होगा। मैं जानता था कि यदि जंगल में शेर से बच गया तो दूसरा बाकीलाल भी चुप नहीं बैठेगा, और यदि वो इस ओर आया तो उसकी गर्दन मरोड़ने के लिए उसे मिलेगा राक्षस गदा मार। इसलिए मैंने राक्षस के सामने ये शर्त रखी थी कि उसे मुझे मारना होगा। वो मेरे धोखे में दूसरे बाकीलाल को मार देगा और मेरा रास्ता साफ हो जाएगा। इधर विक्रम सिंह की आयु छोटी हो चुकी है, मोटा किसी भी क्षण मर जाएगा। बाकीलाल, तुम क्या सोच रहे हो? वो मारा, इस बार मेरी योजना की टांग नहीं टूटेगी और मैं विशालगढ़ का राजा बनकर रहूँगा। महाराज, मैं यही सोच रहा हूँ कि उस राक्षस को किस प्रकार समाप्त करूँ, जिससे कि उससे आपकी छीनी हुई उम्र भी वापस मिल जाए। बाकीलाल, जो कुछ भी करना होगा वो शीघ्र ही करना होगा। ठीक है महाराज, आप मेरी प्रतीक्षा करें, मैं उस राक्षस का वध करने जाता हूँ। सुबह से भूखी प्यासी मैं मरी और उम्र मेरे स्वामी के स्थान पर शैतान की लंबी हो गई। होड़ फेर अप्पा दिक्की हो। राक्षस बड़ी तीव्रता के साथ बाकीलाल के साथ हुए समझौते के तहत उसकी खोज में आगे बढ़ा जा रहा था। बाकीलाल के दिखाई पड़ते ही उसकी गर्दन तो मैं मुर्गी के चूजे की बात ही तोड़ डालूंगा। बाकीलाल भी उसी ओर आ रहा था। मिल गया। राक्षस, बाकीलाल, मैं तुझे मारता तो नहीं, क्योंकि तेरे कारण ही मुझे राजा विक्रम सिंह की शेष आयु प्राप्त हुई है, और विक्रम सिंह मेरी आयु पाकर अब बस कुछ ही देर का मेहमान है। किंतु तूने ही मुझे कहा था कि यदि ऐसा हो गया तो मुझे तुझे समाप्त करना होगा। साय था। मैं समझ गया कि इसे किस बाकीलाल ने अपनी हत्या करने का आदेश दिया है। मुझे इसके प्रहारों से बचना होगा। वो बाकीलाल भी ये सारा नज़ारा अपनी आंखों से देख रहा था। राक्षस मेरे जुड़वा को अब नहीं छोड़ेगा। उसके मरते ही मुझे बस ये ऐलान करना होगा कि वो बाकीलाल कोई बहरूपिया था, और इधर फिर महाराज के मरते ही मुझे ही राजा बनाया जाएगा। हे सिद्ध पुरुष, आप ही कुछ करें, अन्यथा वो दुष्ट राक्षस बाकीलाल को मार डालेगा। और तू तो बसते ही जा रहा है, तो फिर ठीक है, अब मैं गधेड़ी मंत्र पढ़ता हूँ, उससे ये गधा तेरे सिर फोड़कर ही वापस आएगी। एक गधे ने दूसरे गधे से कहा, गधे गधे तू गधा मैं घोड़ा। बाकीलाल, ये था गधेड़ी मंत्र। अब मैं गधा फेंक रहा हूँ, अब तू जहाँ भी जाएगा ये गधा तुझे ढूंढ कर तेरा सिर फोड़ डालेगी। ठहरो ठहरो गधा मार। क्या तुझे बाकीलाल ने ही राजा विक्रम सिंह के स्थान पर छलनी में अपनी शक्ल दिखाने को कहा था? हाँ मूर्ख, तू चला गया है। मैंने विक्रम सिंह की कुंडली देख रखी है। वास्तव में मृत्यु तो विक्रम सिंह की निकट थी। अल्पायु तो राजा विक्रम सिंह था। छलनी में उसके स्थान पर रानी को अपनी सूरत दिखाकर तूने अपनी दीर्घायु उसे दे दी और उसकी अल्पायु ले ली। क्या पत्ते हो, तू मरने वाला है, तेरे सिर पर काल नाच रहा है। जरा सोच, रानी ने अपने पति की दीर्घायु के लिए तो व्रत रखा था, उसका व्रत सार्थक हो गया। जिसने तुम्हें ऐसा करने को कहा वह बहरूपिया बाकीलाल है। वो तुम्हारे साथ साथ इस बेचारे असली बाकीलाल को भी मारकर विशालगढ़ का राजा बनना चाहता है, इसलिए उसने खुद को तुम्हारे हाथों मरवाने की शर्त रखी थी, अन्यथा अपने मरने की शर्त कौन रखवाता है मूर्ख। किंतु अगर ऐसी बात है तो फिर जिसने मुझे मेरी अल्पायु के विषय में बताया वो झूठ कैसे बोल सकता है? उसने सत्य बोला होगा, किंतु मूर्ख राक्षसों की उम्र हजारों बरस होती है। हो सकता है उसके कहने का तात्पर्य कुछ 100 वर्षों की अल्पायु से हो,
जबकि इंसान की आयु तो 60-70 या अधिक से अधिक 100 बरस की होती है, जिसमें से विक्रम सिंह 50 व्यतीत कर चुका है। तो फिर होड़ पादी क्यों? ओ सिद्ध पुरुष जी, मैंने बचा लो। आखिर सिद्ध पुरुष ने अपना चक्कर चला ही दिया। अगर तू उसी छलनी में से राजा की सूरत देख ले तो तेरी उम्र तुझे वापस मिल जाएगी। मैं वो छलनी राक्षस के हाथ नहीं लगने दूंगा। राक्षस गदा मार छलनी लाने वापस महल को भागा। ये आपने क्या किया? अगर ऐसा हो गया तो राजा विक्रम सिंह मर जाएंगे और दुष्ट बाकेलाल राजा बन जाएगा। वो तो मुझे पाखंडी, धूर्त या बहरूपिया बताकर या तो मरवा डालेगा या फिर कैद में डाल देगा। उसके पास षड्यंत्रकारी मस्तिष्क है। मैं शरीफ आदमी उसके षड्यंत्र का सामना नहीं कर पाऊंगा। मूर्ख बाकेलाल, जो कुछ हुआ है उससे राक्षस की आयु तो लंबी हो भी चुकी है और विक्रम सिंह के सिर पर काल नाच रहा है। मैंने राक्षस को महाराज की उम्र वापस करने का तरीका बताया, ना कि राक्षस को उसकी उम्र बढ़ाने का। किंतु अब उस दूसरे बाकेलाल को भी तुरंत ढूंढना होगा। वो महल में ही होगा। राक्षस को दिखाई पड़ गया छलनी लेकर भागा जाता बाकेलाल। बाकेलाल, वो छलनी मुझे दे दे धोखेबाज। बाकेलाल, ठहरो, छलनी लेकर कहाँ भागे जा रहे हो? राक्षस ने गधेड़ी मंत्र पढ़ा और गदा भागते बाके पर खींच मारी। तड़ाक! राक्षस गदा मारने बाज की तरह झपट कर छलनी उठाई और चलो ये भी अच्छा हुआ कि राजा भी यहीं पर उपस्थित है। दूसरे ही क्षण राक्षस गदा मार ने छलनी में राजा विक्रम सिंह की शक्ल देख ली। जान बची। बाप रे! महाराज, ये राक्षस छलनी में हमें क्यों देख रहा है? हमें नहीं, शायद केवल तुम्हें। शायद इसका भी करवा चौथ का व्रत हो। शायद राक्षसों में पत्नी के स्थान पर पति पत्नी का चेहरा देखता होगा, किंतु राक्षस मलिन व नीच नियत के होते हैं। इसलिए यह दुष्ट छलनी में अपनी पत्नी के स्थान पर पड़ोसी की पत्नी का, मेरा मतलब तुम्हारा चेहरा देखकर अपना व्रत भंग करना चाहता है। यह रहस्य मैं बताता हूँ। इस राक्षस ने धोखे से आपकी उम्र छीन ली थी महाराज, किंतु मेरे कहने पर इसने जब छलनी में आपकी सूरत देखी तो एक बार फिर आपकी उम्र इसकी उम्र में परिवर्तित हो गई। अब आप सुरक्षित हैं। अरे, एक और बाकेलाल? नहीं, ओड़ापादी की हो धार। मैंने ही दोनों बाकेलालों को अलग किया था। अब मैं ही एक मंत्र पढ़कर इन दोनों को पुनः एक कर दूंगा। अब मैं मंत्र पढ़ता हूँ। लेके पहला पहला प्यार, खुमार जादू नगरी से आया कोई जादूगर। इसी के साथ दोनों बाकेलाल फिर से पहले की तरह एक हो गए। वाह! तो फिर बाकेलाल देख पुच्ची, बेड़ा गर्क। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं बाकेलाल सीरीज़ के अगले कॉमिक विशेषांक उल्टा योग में। तब तक के लिए धन्यवाद।